आगा हसन कासिम की माहिराना राय सुनकर हैरान रह गया। यह हकीकत थी कि उसकी तलवार धोखा दे गई थी, वरना वो अभी कई घंटे तक लड़ने की हिम्मत रखता था। कासिम दिन भर आगा हसन के साथ रहा। उसे इसकी कमान में काम करने वाले यक हजारी, 5 सदी, यक सदी और 10 सिपाहियों के सालारों से मिलवाया गया। यनीचरी की तमाम फौज एक बहुत बड़ी कॉलोनी में मुकीम थी। ये सब लोग अपना घर बार, वतन और मजहब छोड़ चुके थे और उस वक्त इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानों का सौदा किए हुए थे। शाम को घर की जानिब वापस आते हुए कासिम जब आगा हसन से इजाजत लेने लगा तो उसे एकदम अबू जाफर का ख्याल आया और फिर उसे यनीचरी में मुबैना बगावत की बात याद आई। वो दिन भर की रफाकत में जान चुका था कि आगा हसन काबिल एतमाद सिपाही है। चुनांचे उसने कदरे राजदाराना लहजे में आगा हसन से दरियाफ्त किया, ये बात कहाँ तक सही है कि यनीचरी में बाज लोग सुल्तान के खिलाफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज की ये चौथी एपिसोड है। आगा हसन ने चौंक कर कासिम की जानिब देखा और फिर मोहतात लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। मेरे इल्म में तो ये बात आई है कि कुछ लोग तनख्वाह बढ़ाने और दीगर सहूलियात में इजाफे की जिद कर रहे हैं। जल्द ही कासिम यनीचरी में एक महबूब और मकबूल सालार बन गया। अब उसके वालिदैन भी अदरना में उसके भाई के घर आ चुके थे। रोजाना अलल सुबह घोड़े पर सवार होकर यनीचरी के मास्कर जाना और फिर शाम के बाद वापस लौटना कासिम का मामूल बन चुका था। कभी कभार वो आगा हसन के पास रात के खाने के लिए रुक जाता और देर से वापस आता। इसी तरह की एक रात कासिम मास्कर से घर आने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जैतून के चंद बागात पड़ते थे। 10वीं रात का चांद जैतून के दरख्तों पर चांदनी की चादर फैला चुका था। करीब ही पहाड़ी पानी का एक बड़ा सा तालाब था जिसके चार अतराफ नरम सब्जा किसी कालीन की तरह बिछा हुआ था। कासिम तालाब के करीब पहुंचा तो ठटक कर रह गया। किसी ने कहीं से तालाब में कंकर फेंक दिया था। पानी में कंकर का छनाका पैदा हुआ तो कासिम ने घोड़े की लगामें खींच ली और बिजली की सी तेजी से अपनी चमकदार शमशीर न्याम से बाहर निकाल ली। कौन है यहाँ? सामने आओ, वरना अगर मैंने खुद ढूंढ लिया तो गर्दन उड़ाए बगैर नहीं रुकूंगा। ज़मस्तानी हवा पत्ते पत्ते को रक्स पर मजबूर कर रही थी। चांदनी की वजह से दरख्तों के साए किसी तलिस्माती शहर में गुमसुम खड़े स्याह देव महसूस हो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। घोड़े के सुमों के नीचे कड़कड़ाते हुए जैतून के खुश्क पत्ते पूरे माहौल में देवमालाई रंग भर रहे थे। कासिम के कान खड़े थे और वो अपनी तमाम हिस्सियात को बेदार किए हुए किसी की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। यकलख्त उसे घोड़े के खनखनाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज अनार के छोटे दरख्तों के अगब से आ रही थी। कासिम ने तलवार के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत की और घोड़े को उसी जानिब मोड़ लिया। करीब जाने पर उसने देखा कि वो एक नहीं 2 घोड़े थे जो एक बग्गी के आगे जुते हुए थे। बग्गी को यहाँ वीराने में देखकर कासिम को हैरत हुई। इस किस्म के रुत यहाँ अदरना में तबका अशराफिया की खवातीन इस्तेमाल करती थीं। कासिम का माथा ठनका। उसने सोचा जरूर कोई ऐसी वैसी बात है। वो रुत के करीब गया और बा आवाज से बुलंद पूछा, कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है यहाँ? वो कुछ देर तक पुकारता रहा। जब उसे जवाब सुनाई न दिया तो उसने रुत की पिछली तरफ जाकर अकबी पर्दे को तलवार की नोक से उठा दिया। यहाँ भी कोई नहीं था। अब कासिम मजीद मोहतात और मुस्ताद हो गया। अभी वो सूरत हाल की नज़ाकत पर गौर कर ही रहा था कि उसे अनार के एक दरख्त के पीछे से एक ह्योला सा निकलता दिखाई दिया। कासिम ने आने वाहद में तलवार म्यान में डाली और घोड़े की जीन से लटकी कमान तान ली जिसमें एक तेज धार तीर पहले से रखा हुआ था। उसने हरकत करते हुए ह्योले को हुक्म दिया, खबरदार, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तीर छोड़ दूंगा। ह्योला अपनी जगह पर रुक गया और फिर अगले लम्हे एक खूबसूरत नकरई कहकहा जैतून के बागात में गूंजता चला गया। ये जानकर कासिम के छक्के छूट गए कि वो ह्योला किसी औरत का था। कासिम को ऐसे लगा जैसे इसका वास्ता किसी चुड़ैल से पड़ गया हो, लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। औरत का ह्योला खुद ही बोल उठा, डर गए। यनीचरी के 5 हजारी सालार साहब डर गए। ये मारसी की आवाज थी। वो दरख्तों के साए से निकलकर सामने आ गई। कासिम मारसी से मुतालिक कतन कुछ नहीं जानता था। मारसी नरम कदमों के साथ चलती हुई कासिम के करीब, बिल्कुल करीब आ गई। अब वो साफ दिखाई दे रही थी। 10वीं रात की चांदनी उसके शगुफ्ता चेहरे को नूरी शुआओं को गुस्ल दे रही थी। उसकी कटोरे जैसी आंखें किसी नीली झील की तरह झिलमिला रही थीं
वो मुस्कुराती हुई कासिम के सामने आई और इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहने लगी, मोहतरम सालार, मैं इस अंदाज में मिलने के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। मैं अगर मजीद देर करती तो ज्यादा तबाही फैलने का अंदेशा था। चुनांचे मैंने यही बेहतर समझा कि इस तरह रास्ते में आपसे मिल लिया जाए। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। मार्सी की बात से कासिम चौंका, लेकिन अभी तक वो सरेराह मिलने वाली इस दोशीज़ा पर एतमाद नहीं कर सकता था। उसने मार्सी से वही सवाल किया जो उसे करना चाहिए था। आप जो कुछ कहना चाहती हैं वो बाद में कहिएगा, पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मार्सी ने अपनी घनी और लंबी पलकें उठाकर देखा और होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट को मासूम करते हुए संजीदगी से कहा, मोहतरम सालार, आप मेरी बाबत जानने की बजाय इस अहम राज को गौर से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मार्सी ने साथ ही बताना शुरू किया, मोहतरम सालार, आप यकीन कीजिए, सुल्तान मुराद खान सानी का मुंह बोला बेटा सिकंदर बेग दिल से मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि वो ईसाइयों की एक गहरी चाल के तहत जॉर्ज कॉस्ट्रियार्ड से सिकंदर बेग बना है। सुल्तान ने उसे ला इल्मी में मगरबी सरहदात की जागीर सौंप दी है। आपको यकीनन मालूम होगा कि वो अल्बानिया के आंजहानी बादशाह जॉन कॉस्ट्रियार्ड का बड़ा बेटा है। वो बाज दूसरे ईसाई जागीरदारों और फौज के बाद सालारों की मदद से बगावत करना चाहता है। वो अल्बानिया को सुल्तान की बाजगुजारी से आजाद करके सुल्तान से इंतकाम लेना चाहता है, क्योंकि उसके ख्याल में उसके 3 छोटे भाइयों को सुल्तान ने जहर देकर मरवा दिया था। मोहतरम सालार, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, इस साजिश में अबू जाफर नामी एक शख्स भी शरीक है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मार्सी ने इतना कहा और तेज तेज कदम उठाती हुई बग्गी की तरफ बढ़ गई। कासिम अभी तक हैरत के मारे साकत तो जामिद खड़ा था। उसने देखा कि दरख्तों की ओर से एक नौउम्र लड़का निकला जिसने कोचवानों जैसा लिबास पहन रखा था। वो लड़का तेजी से बग्गी पर सवार हुआ और घोड़ों को चाबुक रसीद कर दी। कासिम हैरत के झटके से उस वक्त निकला जब मार्सी की बग्गी जा चुकी थी। उसे अचानक अजनबी दोशीज़ा के निकल जाने का अफसोस हुआ और उसने एकदम फैसला करते हुए घोड़े की लगामें ढीली छोड़ दी और अब वो मार्सी का ताकुब कर रहा था। वो चाहता था कि इस लड़की का सुराग हासिल करे, ये कौन है और इसने जो कुछ बताया है वो कहाँ तक दुरुस्त है। पहले पहल बग्गी ज्यादा तेज दौड़ती रही, लेकिन शहरी आबादी के करीब पहुंचते ही उसकी रफ्तार आहिस्ता होने लगी। यानीचरी की अस्करी कॉलोनी अदरना से बाहर यूरोपी समत पर वाक़ थी। वहां से शहर तक आते हुए 3 से 4 कोस के फासले तय करना हर एक के लिए मुश्किल था। फसीले शहर के करीब पहुंचने से पहले यकलख्त मार्सी की बग्गी रुक गई। यहाँ भी चांदनी ने पूरे माहौल को मुनव्वर कर रखा था। कासिम का घोड़ा अभी बग्गी के करीब पहुंचा तो मार्सी ने भी बग्गी का अकबी पर्दा उठा दिया। कासिम बग्गी के बिल्कुल अकब में जाकर रुक गया। अब मार्सी और कासिम एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर न जाने क्यों मार्सी ने पलकें झुका लीं। कासिम को यूं महसूस हुआ जैसे वो मार्सी को इससे पहले भी कहीं देख चुका हो। उसने ज़हन पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद न आया। बिल आखिर कासिम ने पुरएतमाद लहजे में मार्सी से सवाल किया, देखिए मोहतरमा, आपने जो कुछ मुझे बताया है वो नामुकम्मल और नाकाबिल यकीन है। मैं इसीलिए आपके पीछे चल पड़ा था ताकि आपसे मजीद कुछ पूछ सकूं। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि आपने ये सब कुछ बताने के लिए मेरा इंतखाब ही क्यों किया। आप चाहती तो सुल्तान तक खुद भी पहुँच सकती थी। सुल्तान के अलावा दीगर अमायदीन सल्तनत भी बेशुमार हैं, लेकिन आपने ये सब कुछ बताने के लिए मुझे यानी एक बिल्कुल नए और अजनबी शख्स को चुना है। कासिम बात करने के दौरान घोड़े से उतर आया था। मार्सी ने कासिम को जवाब दिया, मोहतरम सालार, आप अदरना के लिए अजनबी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप बिल्कुल अजनबी नहीं। मैंने आपको अपना ताकुब करते हुए देखा तो अज खुद रुक गई ताकि शहर में दाखिल होने से पहले आपको अपनी मजबूरी समझा सकूं। इस वक्त अदरना में आपके अलावा कोई ऐसा शख्स मुझे दिखाई नहीं दिया जिस तक मेरी आसानी से रसाई हो या मैं इस पर एतमाद कर सकूं। मैंने आपका इंतखाब इसलिए भी किया कि आप त्यौहार वाले रोज सिकंदर को शिकस्त दे चुके हैं और एक ही मुकाबले में उसकी शैतानी फितरत से आगाह हो चुके हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि खुदारा जब मेरे लिए मुनासिब हुआ मैं खुद ही आपको बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। अब दराज कद कासिम मार्सी के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। उसने मार्सी की आंखों में सुबह के सितारे की चिलमिल भी देखी थी और शफक की उदासी भी। ये लड़की कासिम के तस्वुर से ज्यादा हसीन थी। उसकी लंबी स्याह पलकें झप झप झपकती थीं तो ऐसे लगता था जैसे चांदनी से शहर का झटपटा आंख मचोली खेल रहा हो। मार्सी की शफाफ और चौड़ी पेशानी उसकी जहानत का सबूत थी।
उसका जिस्म नाजुक भी था और सडोल भी, यूं लगता था जैसे किसी याकूत की मूर्ति ने लिबास पहन रखा हो। कासिम का ज़हन मार्सी का हुस्न देखकर डगमगाने लगा था। उसने खुद को संभाला और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो कुछ मुझे बताया मैं ये सुल्तान को नहीं बता सकता, क्योंकि बगैर किसी सबूत के सिकंदर जैसे सुल्तान के मुकर्रब शख्स पर उंगली उठाना दानिशमंदी नहीं। हाँ, मैं अपने तौर पर सिकंदर बेग की हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। आप मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो ना सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिलसिले में आपसे फिर मिलना चाहूँ तो मिल सकूँ। शायद आप मेरी बात समझ रही हैं। कासिम ने मार्सी की नील को आंखों में गौता लगाते हुए कहा। मार्सी कासिम की हालत समझ रही थी और वो दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मार्सी को तो खुद कासिम जैसे मजबूत शख्स की जरूरत थी। वो अगर कासिम के साथ दिल का सौदा कर लेती और कासिम भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे देता तो ये मार्सी के लिए आने वाले खतरात से बचने का वाहिद कामयाब रास्ता था। मार्सी ने कासिम की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद मध्यम आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपसे खुद मुलाकात कर लूंगी। आप तकलीफ मत कीजिएगा। लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? कासिम ने मार्सी की बात काट कर कहा, इस मसले का हल ये है कि मेरा बाएतमाद मुलाजिम अकबर आपकी खिदमत में गाहे बगाहे हाजिर होता रहेगा। मार्सी ने मसले का हल बताया। कासिम ने फिर कहा, क्या आपका मुलाजिम यही कोचवान तो नहीं जो इस वक्त आपकी बग्गी चला रहा है? जी हाँ, यही है। मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगी कि इसे क्या करना है। अच्छा, एक आखिरी बात बताइए, आपने एक शख्स का नाम लिया, अबू जाफर। उस शख्स के बारे में आप कुछ और बता सकती हैं? कासिम ने मान अबू जाफर का ख्याल आते ही ये पूछ लिया तो मार्सी बोली, फिलहाल तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती कि ये शख्स सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ होने वाली हर साजिश में शरीक है। लेकिन इससे ज्यादा मैं इसलिए कुछ नहीं बता सकती कि अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत मेरे सामने नहीं। ये शख्स इंतहाई मक्कार और शातिर है और मेरा अंदाजा है कि इसने यानीचरी के सिपह सालार और सुल्तान के बास रिश्तेदारों तक भी रसाई हासिल कर रखी है। अबू जाफर के बारे में सुनकर कासिम को बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि वो अबू जाफर से मिल चुका था। अबू जाफर इसके भाई के घर पर आया था और कासिम उसी दिन उसकी सांप जैसी तेज आंखों से मोहतात हो गया था। कासिम अभी मजीद कोई बात करना चाह रहा था कि मार्सी ने यकलख्त इजाजत मांग ली। मार्सी के होंठों पर एक मलकूती मुस्कुराहट थी और वो मक्खन जैसे लहजे में कह रही थी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे देर हो रही है। कासिम ने बेदिली से सर हिलाया और मार्सी ने कोचवान लड़के को चलने का इशारा दे दिया। अगले लम्हे बग्गी हरकत में आई और हवा हो गई। कासिम ढीले कदमों से घोड़े पर सवार हुआ और घर की जानिब चल दिया। जब से सिकंदर अधरना छोड़कर गया था, अबू जाफर की सरगर्मियां पहले से ज्यादा तेज हो गई थीं, क्योंकि उसका सबसे बेहतरीन मोहरा अपने हदफ की तरफ रवाना हो चुका था। यानी सिकंदर बेग बहुत से खतरनाक और मज़मूम मकासद लेकर मगरबी सरहदात की जानिब जा चुका था। अबू जाफर ने अदरना में बैठकर दो बड़े मंसूबे तरतीब दे दिए थे। एक था सिकंदर बेग को अल्बानिया के मुल्क में बगावत परवान चढ़ाना। सिकंदर बेग के सिलसिले में तो अब तक जो कुछ अबू जाफर ने चाहा था हरफ बहरफ पूरा हुआ था और अब सिकंदर अपनी आखिरी हिदायत लेकर अपने मिशन पर जा चुका था और चंद ही दिनों में अल्बानिया की तरफ से सुल्तान मुराद खान सानी को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचने वाला था। इधर अबू जाफर की यानीचरी में बगावत फैलाने की साजिश भी पाए तकमील को पहुंचने वाली थी। यानीचरी में बास ऐसे नौ मुस्लिम सिपाही भी हुआ करते थे जिनके सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करने में कुछ न कुछ कमी रह जाती। अबू जाफर का शिकार ऐसे ही नौजवान थे और उसने बहुत से नौजवानों को मुख्तलिफ तरीकों से अपनी साजिश में शामिल कर लिया था। अबू जाफर बहुत खुश था क्योंकि उसका मिशन कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचने वाला था। वो गुज़श्ता कई सालों से अदरना में था, लेकिन वो कभी किसी की निगाहों में न आया और अब तो अदरना में उसका काम भी करीबुल इख्तिताम था। इसे सिकंदर बेग की बगावत का इंतजार था। अल्बानिया से खुद मुख्तारी का ऐलान होने की देर थी कि यहाँ अदरना में भी यानीचरी के बाद सालार हथियार उठाकर अहलियाने शहर को यरगमाल कर लेते हैं। यानीचरी के बाद सालार और सुल्तान के कुछ रिश्तेदार महल को संभालने के लिए तैयार बैठे थे। इस तरह अबू जाफर कैसर कुस्तुनतुनिया के हुक्म से सल्तनत उस्मानिया की तबाही का मुकम्मल सामान कर चुका था। इधर चंद ही दिन हुए ये खबर गर्दिश कर रही थी कि सुल्तान की बास यूरोपी बाजगुजार रियासतें बगावत का ऐलान कर चुकी हैं, जबकि बोस्निया, सर्बिया और हंगरी की फौजें होनियाडे के परचम तले जमा होने लगी थीं।
दरअसल सेर्बिया का बादशाह लॉर्ड स्टीफन, जो कि सुल्तान मुराद खान सानी का ससुर भी था, जब से फौत हुआ था, सेर्बिया ने सल्तनत उस्मानिया से अलहदगी और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। लॉर्ड स्टीफन का जानशीन जॉर्ज बुर्नाकोविच था। ये शख्स अपने पेशरू की तरह माल अंदेश और संजीदा मिजाज न था, इसलिए कैसर कुस्तुनतनिया को इसकी तरफ फ्रेशा तवानियों का मौका मिल गया। कैसर अंदर ही अंदर जॉर्ज बुर्नेक और हंगरी वालों को सुल्तान मुराद खान सानी के खिलाफ बरंगेख्ता करने में मसरूफ रहा। हंगरी वाले भी अब चूंकि निकोपलस की शिकस्त के तलख तजुर्बा को भूल चुके थे, लिहाजा वो भी उस्मानी सल्तनत के खिलाफ तैयारियां करने लगे और कई साल तक इन तैयारियों के सिलसिला को जारी रखा। इसी असना में सुल्तान मुराद खान सानी ने 1430 ईस्वी में जजीरा सांटी और यूनान के जनूबी हिस्सा समेत सोलोनिका के इलाका फतह करके वेंस वालों को शिकस्त फाश दी और वेंस की रियासत ने निहायत जलील शर्तों के साथ दबकर सुल्तान से सुलह की। वेंस चूंकि कैसर कुस्तुनतनिया का तरफदार था, इसलिए शाही कुस्तुनतनिया को और भी ज्यादा मलाल हुआ। चूंकि कैसर अपने साजिशी कामों में पहले से दुगनी तवज्जो के साथ मसरूफ हो गया। एक तरफ यहाँ अदरना में उसके जासूस अब कामयाबी के करीब थे और दूसरी तरफ सेर्बिया, रोमानिया, हंगरी और क्रोएशिया के ईसाई सुल्तान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर चुके थे। अगरचे इन बगावतों का सुनकर एक मर्तबा 1438 ईस्वी में सुल्तान इनकी सरखूबी के लिए लश्करकशी कर चुका था और सुल्तान ने इस हमले के दौरान 70,000 ईसाइयों को मैदान जंग में कैद करके अपनी कुव्वतो सतूत की खूब धाक बिठाई थी। लेकिन जो ही सुल्तान इन मुहासों से वापस लौटा, इन इलाकों में फिर बगावत उठ खड़ी हुई। इन्हीं अयाम में मगरबी यूरोप की लड़ाइयों में शरीक रहने वाला तजुर्बाकार सिपा सालार जॉन हनीडेज यानी होनियाडे हंगरी लौट आया था। होनियाडे शाह सचमंड का नाजायज बेटा था और इसकी मां एलिजाबेथ मार्सी एक हसीन और फाहिशा औरत थी। होनियाडे ने हंगरी में आकर फौरन सिपा सालारी का मनसब संभाल लिया था। उसने आते ही तुर्कों के खिलाफ फैलाने जंग बुलंद कर दिया। उसने सूबा ट्रांसिल्वेनिया से तुर्कों को खारिज कर दिया था। तुर्की जर्नैल फ्रीद बेग, जो सुल्तान की तरफ से वहां का आमिल और मुंतजिम था, होनियाडे के हाथों शहीद हो चुका था। फ्रीद बेग का जवान बेटा और तकरीबन 20,000 उस्मानी फौज होनियाडे की तलवारों का लुकमा बन चुकी थी। जो तुर्क फौजी जिंदा कैद कर लिए गए थे, उनके साथ होनियाडे ने इंतहाई वहशियाना सलूक किया था। उनने फतह की खुशी में हंगरी के अंदर होने वाली तकरीबात और ज़ियाफतों में इन मुसलमान कैदियों को बेदर्दी से वक्तन फवक्तन कत्ल करना शुरू कर दिया। इसी तरह गोया खुशी के जलसों में इन तुर्क कैदियों का कत्ले आम करना एक दिलचस्प सामान बल्कि सामान्य तफरी समझा जाता था। सुल्तान मुराद खान सानी के पास सिपा सालार फरीद बेग 20,000 सिपाहियों की शहादत और कैदियों के बेरहमाना कत्ल की खबरें पहुंची तो उसने होनियाडे से इंतकाम लेने के लिए 80,000 की फौज रवाना करने का फैसला किया। लेकिन उसे ये मालूम न था कि इस मर्तबा ईसाई दुनिया एक बार फिर पूरी तरह मुत्तहिद होकर मुसलमानों को बरे-आज़म यूरोप से निकालने के लिए इकट्ठी हो चुकी है। सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।